हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का जो ये सेशन है सरस्वती पूजा के बाद का पहला सेशन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाए होंगे, हर्षोल्लास से। तो दोस्तों ईश्वर करे आप सभी लोगों की जो है मनोकामनाएँ जो है वो पूर्ण हो और सारे लोग जो है अच्छे से सफल हों। जो भी जिस राह पे चल रहे हैं, सभी अभी अपने-अपने राह पर सफल हों। चलिए, माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो देखेंगे यहाँ पे जो आप जानते हैं कि सेशन जो है आपका आज का क्वेश्चन भी जो रहने वाला है, एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखना जो है शुरू करेंगे हम लोग बारी-बारी से सारे प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर आप लोग पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा मेरे दोस्तों वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तमिल संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था उसको भाई? क्या पर्ण कहते थे, अलूप कहते थे, कृष्ट या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तमिल संगीत इसको क्या कहते थे? इसको पर्ण कहा जाता था। किसको? तो शुद्ध स्वर सप्तक को। ठीक है, कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? वहां तो कनकांगी हो जाता है, लेकिन तमिल संगीत जैसा कि लिख कर पूछे तो आपको पर्ण का जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ की पूछ रहा है तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता था? चलिए, श्रुति को क्या कहते थे भाई? क्या हंगाम, अलूप, कृष्ट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ जो जवाब हो जाएगा हंगाम आपका। तो हंगाम को जो है श्रुति कहा कहा गया कौन से? तो ईरानी संगीत में। ठीक है, ईरानी संगीत में जो श्रुति होता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हंगाम के नाम से जानते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है? तमिल संगीत का। यहाँ पे कृष्ट क्या है? तो कृष्ट जो है दोस्तों यहाँ पे ये आपका कौन सा जो सामिक जो वैदिक काल थे वहाँ पे जो सातों स्वर का जो आविष्कार हो गया था, तो उन्हीं सातों स्वर में से एक स्वर आपका होता था कृष्ट, वही एक यहाँ पे कृष्ट है। तो यहाँ पे जवाब जो बनेगा ना अलूप बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहते थे? तो अलूप कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है हमारा। पूछ रहा है कि संगीत सार पुस्तक के लेखक कौन है? भैया संगीत सार पुस्तक के लेखक क्या विद्यारण्य है, रामामात्य है, पुरंदरदास है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। संगीत सार पुस्तक के लेखक कौन? तो हमारे विद्यारण्य जी हो जाएंगे। ठीक है, विद्यारण्य जो कि कहाँ से? कर्नाटक संगीत पद्धति से ताल्लुक रखते हैं। आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम मेल शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भाई मेल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थाट होता है, तो उसी तरह से उसका जो पर्यायवाची जो होता है आपका कर्नाटक संगीत में मेल होता है। उसको कितने लोग थाट को क्या-क्या कहते हैं? मेल कहते हैं, थाट कहते हैं, स्थाई कहते हैं। तो ये जो है उनके पर्यायवाची हैं, उनका नाम है। तो वही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि मेल शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या संगीत पारिजात, चतुर्दंडी प्रकाशिका, स्वरमेल कलानिधि, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो उल्लेख जो मिलता है सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ में? ये तो आपका हो जाता है कौन सा? संगीत सार। ठीक है, जो कि किन के द्वारा लिखा गया है? अभी जस्ट मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए कि संगीत सार किन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसके जस्ट पहले। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि पुरंदरदास के गुरु कौन थे? क्या वेंकटमुखी थे, विद्यारण्य थे, अहोबल थे, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब ना हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यारण्य, जो कि पुरंदरदास के गुरु थे। और पुरंदरदास को क्या कहा जाता है? पितामह। ठीक है, किसका? आपको बताना है पितामह किसका? तो कर्नाटक संगीत का पितामह। ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह के नाम से किनको जाना जाता है? तो पुरंदरदास को। और पुरंदरदास के गुरु कौन है? तो विद्यारण्य जी हैं। ठीक है, वेंकटमुखी के पुस्तक का नाम लिखिएगा आप लोग कमेंट में, और अहोबल के पुस्तक का। ठीक है, चलिए फटाफट टाइप करते चलिए, नाम बताते चलिए आप लोग। आगे देखिए हम छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सामगान का अंतिम भाग क्या कहलाता था? जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था कि उसका जो था टोटल कितना 5 भाग मैंने बताया था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। अगर नहीं देखें उस सेशन को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उस सेशन को देख लीजिएगा। सामिक से जो आपका जो वैदिक संगीत था उसका सारा सेशन आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है लिंक कर देंगे। ठीक है, उसका
तो यहाँ देखेंगे क्या कहलाता था, तो यहाँ पे जो जवाब होगा अंतिम भाग उस सेशन में भी बता चुके थे हम, उसको क्या कहते थे, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, क्या कहेंगे, निधान। ठीक है, और इसमें कितने गायक गाते थे, सामगान में कितने गायक होते थे, सारा कुछ मैं बता के रखा हूँ भाई, वहाँ उस सेशन को देख लीजिएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संगीतिका नामक संगीत की पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, क्या हाथरस, झांसी से, हाथरस से, इलाहाबाद से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे जो संगीतिका नामक जो पत्रिका है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है संगीतिका, और अभी इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या बन गया है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रामायण काल में वाद्यों को किसकी संज्ञा दी गई थी। तो रामायण काल की जैसे कि बात करें तो लवकुश जो वहां पे थे, राम जी के जो पुत्र जो कहे जाते हैं, तो वो जो थे बहुत ही निपुण थे अपनी गायकी में भैया, है ना। तो क्या कहा जाएगा वहां पे, वाद्यों को क्या कहते थे बताना है, क्या गंधर्व कहते थे, तुरी कहते थे, यम कहते थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं बात कर रहा था लवकुश की, तो वो गंधर्व जो था, गंधर्व गान किया करते थे, लव थे और कौन थे, कुश थे, ये क्या करते थे, गंधर्व गान किया करते थे, यानी कि रामायण काल में जो गीत होते थे उसको गंधर्व की संज्ञा दी गई थी, आप लोग कह सकते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे वाद्यों को किसकी संज्ञा दी गई थी, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्य हो जाएगा। और ये यम क्या है भैया, तो वैदिक काल में क्या किया गया था, स्वरों को, ठीक है, किसको, स्वरों को यम की संज्ञा दी गई थी, है ना। याद आ रहा है ना, सारा कुछ, सब कुछ पढ़ा है भाई, कुछ नहीं छूटा है, जितना सेशन पढ़ा हुआ है चैनल पे सारे को अगर एक बार देख लेंगे रिवीजन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा खासा प्रश्न आपका हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कि किस ग्रंथ में कहा गया है नृत्य वादन पर और वादन गायन पर आश्रित होता है, कौन सा ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बताने वाले जो व्यक्ति हैं ये कोई और नहीं, आपके कौन है, सारंग देव जी हैं। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा, अब तो बता सकते हैं, बताइए क्या संगीत दर्पण, संगीत पारिजात या संगीत रत्नाकर। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारंग देव का रचित संगीत रत्नाकर। ठीक है, उसी में कहा गया है कि नृत्य जो है वो वादन पर आश्रित होता है और वादन जो है वो किस पर, गायन पर आश्रित होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है कि मानव देह में नाद उत्पत्ति के कितने स्थान बताए गए हैं। अगर जनरल आपसे पूछा जाए, किसी का नाम न लिया जाए, तो कहा जाए कि मानव देह में नाद उत्पत्ति के कितने स्थान माने गए हैं, क्या 7, 5, 2, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब आपका होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा, नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख, ये आपके क्या माने गए हैं, 5 जो है स्थान, ये नाद उत्पत्ति के स्थान माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न हमारा है, पाणिनि के अनुसार मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के कितने स्थान बताए गए हैं। पाणिनि के अनुसार देखिए अष्टाध्यायी के लेखक जो कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि कहे जाते हैं। ठीक है, पाणिनि कहे जाते हैं, तो यही पाणिनि जी जो हैं ये मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के कितने स्थान बताएं, क्या 7 है, 5 है या 8 है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या जवाब होगा मेरे दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 8 बताए हैं। ठीक है, अगर बात करें तो कौन कौन सा, तो ये बताए हैं हृदय, कंठ, मूर्धन्य, जिह्वा मूलक, दांत, नाक, होठ और तालु। इस प्रकार से आपके कितने बताए हैं, इस प्रकार से इन्होंने 8 बताए हैं कि 8 स्थान जो है आपके मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के स्थान है, किनके अनुसार, तो पाणिनि के अनुसार, है ना। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है। भैया पत्रिका प्रकाशित होती है, यह भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो जो पत्रिका जहां से प्रकाशित होती है उसके बारे में भी जरा सा मुख्य जान लेंगे। इस सेशन में हम आप लोगों के लिए सब कुछ रखे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग दोस्तों अपना प्यार जताने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारी बातों को भी मानकर, है ना। चलिए तो यहाँ पे संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है, क्या ये इंदौर होगा, हाथरस या फिर बंबई, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत नामक पत्रिका जो है वो हाथरस से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए देखिए अब
13 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगीत लहरी, अभी मैंने संगीत के बारे में बताया है ना, किसके बारे में, संगीत के बारे में, लेकिन यहाँ जो पत्रिका है संगीत लहरी, संगीत लहरी नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है? क्या पटना है, बंगाल है, झांसी है? तो भैया झांसी की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो इसका जवाब हो क्या हो जाएगा, झांसी का, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी झांसी ही है, झांसी होगा, तो झांसी का जवाब क्या होना है, तो संगीत लहरी का जवाब होना है ना, तो वही संगीत लहरी का जवाब हो जाएगा झांसी। ये झांसी से प्रकाशित होता है और झांसी के रानी से आप लोग जानते होंगे, वहाँ लहर जो थी आप लोग को याद रखना है, लहर झांसी की रानी, वहाँ 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, हालांकि झांसी की रानी तो उनका जो मृत्यु हुआ वो ग्वालियर में जाकर हुआ, कब, तो आपको 17 जून को हुआ था, ठीक है, 17 जून 1857 ईस्वी को झांसी की रानी का जो है ग्वालियर, सॉरी 58 ईस्वी में, 1858, तो यहाँ पे जो क्रांति थी तो उसके एक साल बाद 17 जून 1858 को झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। तो बस उसी तरह से झांसी के नाम से आपको याद रख लेना है, संगीत लहरी नामक पत्रिका, ठीक है। चलिए देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है कि संगीत कला विहार पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है? संगीत कला विहार, क्या बंबई है, लखनऊ है, प्रयागराज है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो जवाब होने वाला है संगीत कला विहार जो पत्रिका हो जाएगी, तो कला की बात करें तो इसका जवाब होगा बंबई हो जाएगा, क्योंकि कल के कलाकार का भी आयोजन बंबई में ही होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो है आपका कला विहार, तो कल के कलाकार और कला विहार आपको याद रखना है बंबई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का कि यात्रा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? आपका यात्रा हो गया, उसके बाद एक और हो क्या होता है उसमें, शायद बाउल है, हाँ यात्रा और बाउल, ये जो आपकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो कौन सा राज्य कौन सा हो जाएगा, क्या उड़ीसा होगा, बंगाल होगा, मणिपुर, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मणिपुर से मणिपुरी के बारे में पूछा जाता है और बंगाल से आपका कौन सा पूछा जाता है, बंगाल से, जरा सा कमेंट कीजिएगा इसका, आपका बंगाल से इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। यात्रा और बाउल जो है ये आपका संबंध किससे हो जाता है, उड़ीसा से हो जाता है। शायद बाउल आप लोग एक बार कंफर्म कराइएगा मुझे, बाउल बंगाल का है क्या, आप लोग कंफर्म कराइएगा जरा सा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर का। देखिए क्या होता है ना भाई कि बहुत ज़्यादा होने के कारण, बहुत ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, तो इसमें कभी कभी होता है, तो एक बार बाउल के विषय में देखिएगा, वैसे तो मैं तो देखने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं देखकर आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो यात्रा तो कन्फर्म है कि आपका यात्रा कहाँ का था, बता ही दिया, बाउल के बारे में आप लोग बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगति होती है? तो हवेली संगीत की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, क्या ढोलक होगा, पखावज होगा, मृदंग होगा, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? यहाँ पे जवाब क्या होना है, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पखावज, ठीक है। हवेली संगीत जो है राजा के चौपालों पे जो होता था वो उसमें क्या किसकी संगति, तो पखावज की संगति होती थी। आगे देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, वीणा के बारे में, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा वीणा को माना जाता है, ठीक है, तत्वाद्य जो है सबसे प्राचीन वो कौन सा है, वो आपका वीणा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न जो हमारा 17 नंबर का है कि चित्रा वीणा में कितने तार होते हैं? चित्रा वीणा के अगर हम तारों की संख्या की बात कर लेंगे तो क्या 7 होगा, 9 होगा, या 21 होगा, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हम बात कर लेंगे यहाँ पे आपका जो 21 है ये कौन सा वीणा, तो मत कोकिला वीणा, मत कोकिला वीणा, ये किन की वीणा, तो भैया ये आपके भरत की वीणा, ठीक है। 9 9 की हम बात करेंगे 9 तार वाले वीणा का, तो विपंची वीणा, ठीक है, विपंची वीणा। और ये किनका वीणा है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या मतंग का वीणा है या फिर किसी और का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका चित्रा वीणा, तो इसमें जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, और ये जो 7 तार वाली वीणा है चित्रा वीणा, यही वीणा मतंग की वीणा कहलाती है, आपकी ये विपंची वीणा नहीं, ठीक है। तो मतंग की वीणा, चित्रा वीणा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाहिद खां कौन सा वाद्यंत्र बजाने में निपुण थे? वाहिद खां, अगर बात कर लेंगे वाहिद खां की तो हम बता चुके हैं, इनका घराना लिखिएगा आप लोग कि कौन से घराने से संबंधित ये कलाकार हैं, और ये जो क्या बजाते हैं जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जवाब क्या होगा ये दोस्तों, सितार, सरोद, सुरबहार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरबहार, जो कि वाहिद खां का संबंध सुरबहार से है, घराना लिखिएगा। और सुरबहार से एक और प्रसिद्ध नाम पूछा जाता है जो कि आपका अन्नपूर्णा देवी का, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, जो कि कौन थी, ये थी उस्ताद किनकी,
तो जो आपके मैहर घराने के जो संस्थापक थे, उनकी पुत्री मानी जाती हैं। संस्थापक कौन थे? आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि विचित्र वीणा को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? विचित्र वीणा भैया, क्या नकुली वीणा, बट्टा वीणा, किन्नरी वीणा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा विचित्र वीणा जो होता है उसको बट्टा वीणा के नाम से भी जाना जाता है। और विचित्र वीणा में तारों की संख्या कितनी? तो तारों की संख्या भाई 9, ठीक है ना? तारों की संख्या 9। इसको किस नाम से जानेंगे? तो बट्टा बीना के नाम से जानेंगे। केंद्रीय बीना किसकी थी? तो अब मैंने बता दिया आपको कि मतंग ने आविष्कार किया था इसका, ठीक है? इसमें कितने तार थे? देखिए, सबसे पहले जो पूछा जाता है कि पर्दा जो है किस जो बांधा गया था वीणा पर सर्वप्रथम, तो कौन सा वीणा पे बांधा गया था? तो आपको यही केंद्रीय वीणा का आविष्कार जब मतंग किए थे ना, तो इसी वीणा पे पर्दा बांधे थे। आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या प्रश्न है कि वह प्रथम तबला वादक कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो भैया पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, कौन थे वो तबला वादक? क्या आपके पंडित किशन महाराज, अनोखे लाल मिश्र, उस्ताद जाकिर हुसैन, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जाकिर हुसैन के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल इनका निधन हुआ है, तो आपको वो याद रखना है। 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और पद्म श्री की बात निकल ही गई है तो वो भी मैं बता देता हूँ, 1988 ईस्वी में, ठीक है? पद्म श्री। अगर पद्म भूषण की बात कर लीजिएगा तो ये आपको ये भी याद रख लीजिए भाई, 2002 ईस्वी में जाकिर हुसैन को, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि हाल फिलहाल ही इनकी निधन हुई है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन है? क्या देखिए, एक और नाम आपका जुड़ता है, नाधिन धिन्ना के जादूगर पंडित अनोखे लाल मिश्र को कहा जाता है नाधिन धिन्ना के जादूगर के नाम से मशहूर हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पंडित किशन महाराज।